इस वीडियो में हम देखेंगे कि सन्निहित आंकड़ा प्रकार हम कैसे पढ़ सकते हैं और प्रिंट कैसे कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा में। सन्निहित आंकड़ा प्रकार यानी बिल्ट इन डेटा टाइप। सबसे पहले हम देखें कि प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंटफ एक मानक लाइब्रेरी फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है प्रिंटफ और उसके बाद अक्षर श्रृंखला और अर्धविराम। जैसा हम जानते हैं अर्धविराम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अक्षर श्रृंखला डबल कोट्स के अंदर, दोहरे कोट्स के अंदर, जिसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या अक्षर श्रृंखला स्थिरांक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ऐसे लिखेंगे प्रिंटफ डबल कोट ABCD \n हम लिखते हैं डबल कोट और ये, तो ये कुंजी पटल पर ABCD प्रिंट कर देगा। और एक बात यह है कि जैसे मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूं कि इस प्रारूप में, प्रिंटफ के इस प्रारूप में हम डबल कोट्स के भीतर एस्केप सीक्वेंस और दूसरे कंट्रोल कूटों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा इसका प्रारूप क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, प्रिंटफ एक प्रारूपण श्रृंखला यानी फॉर्मेटिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग और चर सूची। इसमें हम जो चरों की सूची है वो हम देंगे। उदाहरण के लिए जैसे प्रिंटफ, यहाँ हमने ये जो है इसे हम कहते हैं प्रारूपण श्रृंखला। इसमें जो आंकड़ा प्रकार है, ये जो %d हम लिखें, उसका आंकड़ा प्रकार इसके आंकड़ा प्रकार से समान होना चाहिए। यहाँ तो \t यानी टैब कैरेक्टर प्रिंट कर देगा वो, उसका प्रभाव यानी कुछ स्थान छोड़ देगा। और %c इसका आंकड़ा प्रकार ये कैरेक्टर के लिए प्रयोग में होता है, अक्षर के लिए। तो ch जो है यह कैसे घोषित होना चाहिए, एक अक्षर की तरह यानी कैरेक्टर की तरह। और स्कैनफ फंक्शन हम पढ़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। स्कैनफ प्रारूपण श्रृंखला, उसके बाद पता अथवा स्थान धारकों की सूची। अब पता कैसे प्राप्त करते हैं, कोई भी चर है यदि वो सामान्य तरीके से, सामान्य विधि से उसकी घोषणा की है तो उसमें यदि हम एम्परसेंड पहले लगा दें तो यह उसका पता बताता है। तो इसी तरह से ये है। अब एक अंतर है, जब हम प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रारूपण श्रृंखला समान होगी प्रिंटफ में जैसे प्रयोग में होती है, लेकिन वहां पर हम स्पेस, टैब, दूसरे एस्केप सीक्वेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ अक्षर भी लिख सकते हैं। लेकिन स्कैनफ में आपको सिर्फ प्रारूपण अक्षरों का प्रयोग करना है, कोई स्पेस, टैब, न्यू लाइन कुछ नहीं। और इनकी संख्या उतनी ही होगी जितनी यहाँ पर पते लिखे हुए हैं। और इसका %d, जिसे हम %d डेसिमल इंटीजर के लिए कहते हैं, तो ये NUM का आंकड़ा प्रकार इंटीजर होना चाहिए। इसी तरह से %c अक्षर के लिए होता है, कैरेक्टर के लिए, तो CH का आंकड़ा प्रकार कैरेक्टर होना चाहिए। अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए प्रारूपण अक्षर कौन कौन से हैं। शॉर्ट या शॉर्ट इंट के लिए %hd, ठीक है। इंट के लिए %d या %i। लॉन्ग या लॉन्ग इंट के लिए %ld। लॉन्ग या लॉन्ग इंट के लिए %LD। ये अंतर है। यहां पे लॉन्ग के लिए लोअर केस l छोटा l अक्षर और लॉन्ग के लिए बड़ा l अक्षर। अनसाइंड शॉर्ट या अनसाइंड शॉर्ट इंट के लिए %hu, ठीक है, लोअर केस u छोटा u। अनसाइंड या अनसाइंड इंट के लिए %u। अनसाइंड लॉन्ग या अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए %lu। अनसाइंड लॉन्ग या अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए $LU। और हेक्साडेसिमल प्रारूप के लिए 0x लोअर केस x छोटा x या 0 बड़ा x अपर केस x। छोटा x लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल जो अंक है या डिजिट है, जो ABCDEF तक होते हैं, वो लोअर केस अक्षरों से प्रिंट होंगे और अपर केस x का प्रयोग करेंगे तो बड़े अक्षरों से प्रिंट होंगे। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए प्रारूपण अक्षर क्या है। फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए लोअर केस LF, लॉन्ग डबल के लिए % अपर केस LF।
अब यदि हम ये वास्तविक संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रिंट करना चाहें तो कैसे? फ्लोट के लिए वैज्ञानिक संकेतन में परसेंट छोटा ई लिखें चाहे बड़ा ई लिखें, बस इतना ही होगा कि ई अक्षर वह बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में प्रिंट करेगा। डबल वैज्ञानिक संकेतन में हम कैसे लिखेंगे? परसेंट एल ई या परसेंट लोअर केस एल कैपिटल ई, ठीक है। लॉन्ग डबल को वैज्ञानिक संकेतन में परसेंट कैपिटल एल, अब यहाँ पे छोटा ई लिखें चाहे बड़ा ई लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आवश्यक नहीं है कि अपर केस एल है तो यहाँ पे आपको अपर केस ई ही लिखना होगा। ई के समय इस स्थान पर आप छोटा ई लिखें चाहे बड़ा ई लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्षर और बूलियन के लिए प्रारूपण अक्षर क्या है? अक्षर के लिए यानी कैर के लिए परसेंट सी, और बूल जो है यह वैसे स्वयमेव नहीं है, स्वयमेव आंकड़ा प्रकार नहीं है, डिफॉल्ट बिल्ट इन सन्निहित आंकड़ा प्रकार नहीं है, लेकिन C99 के समय से इसे एक आंकड़ा प्रकार माना गया है और इसके प्रयोग के लिए हमें stdbool.h जो हेडर फाइल है वो हमें इंक्लूड करनी होती है, इसलिए मैं पूर्णता के लिए यहाँ पे उसका उल्लेख कर रहा हूँ और उदाहरण में भी बताऊंगा। अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम देख लेते हैं। बाईं ओर इसका स्रोत प्रोग्राम है और दाहिनी ओर इसको चलिए मैं चला के बताता हूं। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा stdbool.h सिर्फ बूलियन के लिए, बूल के लिए है, और ये जो फंक्शन है ये मैंने लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखते हैं और इसको कैसे इसका संकलन करते हैं मुख्य स्रोत प्रोग्राम के साथ, वो हम किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने इसको अलग से बना के एक मैंने अपनी स्वयं की एक लाइब्रेरी बनाई है, उसमें उसको जोड़ दिया है। तो ये मानक फंक्शन नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर अनसाइन नम बराबर 0b101, ये बाइनरी के लिए है। तो जब 0b हम शुरू में लिखते हैं तो उसके बाद जितने भी अंक होंगे वो बाइनरी होना चाहिए, 0 अथवा 1। तो अब यहां पर इसका क्या माना गया? 101 बाइनरी में 5। तो देखिए परसेंट यू, क्योंकि हमने यहां पे इसको अनसाइन नम घोषित किया है तो इसका परिणाम यह प्रिंट करेगा 5, और कर्सर जो है अगली पंक्ति के प्रथम अक्षर स्थान पर पहुंच जाएगा। ये देखिए ये गया 5। अब अगला देखिए, यदि हमको हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना है तो नम बराबर 0x, अब यहां पर चाहे छोटा x लिखो चाहे बड़ा x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बड़ा a छोटा b, मैंने जानबूझ के दोनों का मिश्रण कर दिया है। क्यों? क्योंकि तो मान है, हम इसके प्रारूप में दे रहे हैं, हेक्साडेसिमल प्रारूप में। तो अपर केस a का क्या मतलब हुआ? 10, लेकिन ये बाईं ओर है तो यानी 4 बिट स्थानों से हमने इसका स्थान परिवर्तन किया है। अब इसका आधार क्या है हेक्साडेसिमल में? 16, तो कितने से गुणा हो जाएगा? 16 से। सो 10 गुणित 16 हो गया 160, और उसमें b यानी 11, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस, तो 171। और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं अनसाइंड इंटीजर के तौर पे, पूर्ण संख्या के तौर पे, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं 7 स्थानों का प्रयोग करें। मॉनिटर पर दृश्य पटल पर 7 स्थानों का प्रयोग करो और दाहिनी ओर से आपको स्थान दाहिनी ओर मत छोड़ो, जिसको हम राइट जस्टिफाइड कहते हैं। तो आप देखिए कितना हुआ ये 10 गुणित 16 160 और धन 11 171। तो ये क्या करेगा? 171 तो प्रिंट करेगा, लेकिन मॉनिटर पर 7 स्थानों का प्रयोग करेगा और आखिरी 3 स्थानों से उसने प्रिंट कर दिया 171। वही मान हम पुनः प्रिंट करते हैं हेक्साडेसिमल प्रारूप में, %7x, फिर एक स्थान छोड़ दिया, फिर %7 कैपिटल एक्स अपर केस एक्स और बैकस्लैश, और वही चर हमने 2 बार लिखा है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? ये देखो, इसने क्या किया, पहले छोटे हेक्साडेसिमल में प्रिंट किया, इसका मान क्या था? ए बी, ये देखिए आप, यहां पर हमने ए बी दिया था, तो अब ए और बी दोनों छोटे हैं। फिर उसने 5 स्थान छोड़ दिए, क्योंकि उसको 7 स्थानों का प्रयोग करना है, 5 स्थान छोड़े और ए बी बड़े अक्षरों में से प्रिंट कर दिया। अब देखिए अगला प्रिंट एफ क्या कर रहा है? %i,
मैंने जैसे बताया %d और %i एक जैसे हैं, तो ये वही मान प्रिंट करेगा 171 जो पहले किया। अब चलिए इसको हम साफ कर देते हैं ताकि दिखाई दे ठीक से। अब ये देखिए ये एक रुचिकर है। शून्य के बाद यदि हम कोई लिखते हैं, कोई अंक लिखते हैं जिसका मान 7 या 7 से कम हो तो इसको ऑक्टल माना जाता है। तो अब ये 111 क्या है, इसका ऑक्टल पद्धति में आधार क्या होता है 8। तो ये हो गया 1 गुणित 64, 8 की घात 2 64, धन 1 गुणित 8 यानी 64 धन 8 हो गया 72 और 1 73। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं अनसाइन, क्योंकि नम यहाँ पे अनसाइन ही हमने घोषित किया है, तो इसका मान ये प्रिंट करेगा 73। ये देखिए आप, इसने 73 प्रिंट कर दिया। अब हम आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं पर। यहां पर मैंने क्या किया है, एफ घोषित किया है फ्लोट, डी डबल और लॉन्ग डबल है एलडी, और तीनों को मैंने 1.3 1.3 1.3 दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि 0.3 कभी भी 100% सटीकता से निरूपित नहीं हो सकता चर बिंदु प्रारूपण में। अब इसको हम प्रिंट करने के लिए %f, जैसे मैंने बताया ये फ्लोट के लिए है, फिर एक स्थान छोड़ दिया %lf, लोअर केस lf, छोटा lf, ये हो गया डबल के लिए, और बड़ा L f, ये हो गया लॉन्ग डबल के लिए। तो अब ये देखो ये 3 मान प्रिंट करेगा। ये देखिए 1.3 1.3 1.3 तीनों बराबर है। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि स्वमेव व्यवस्था में, डिफॉल्ट सेटअप में फ्लोट क्या करता है, दशमलव चिन्ह के बाद 6 डिजिट तक, 6 अंकों तक प्रिंट करता है। ये दोनों बराबर। लेकिन आप देखिए मजे की बात यह है कि यही मान हम पुनः प्रिंट करना चाहें, लेकिन इस बार हमने इनकी सटीकता बढ़ा दी है। हम कहते हैं कि 15 स्थान का प्रयोग करो, तो उसमें से एक तो दशमलव स्थान ले ही लेगा, लेकिन दशमलव के बाद कम से कम 13 डिजिट, 13 अंक आपको प्रिंट करना है फ्लोटिंग के लिए। लेकिन मैं डबल के लिए बोलता हूं 100 स्थान का प्रयोग करो, जिसमें दशमलव के बाद 98 अंक हों, और ऐसा ही लॉन्ग डबल के लिए करो। तो आप देखिए मान क्या आता है। पहले मैं इसको साफ कर दूं। अब देखिए आप यहां से आएगा ये मान, ये देखिए अब 1.3 प्रिंट नहीं कर रहा है। आप देखिए कि कैसे आंतरिक रूप से ये संग्रहित हुआ है, इसका निरूपण कैसे हुआ है 32 बिट चर बिंदु व्यवस्था में। 1.299999 और इसके बाद ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला मान है 1.3, इतने सारे शून्य और फिर 444 ये, और यहाँ इतने, और इसके बाद 1 2 5 के बाद में बचे हुए शून्य। तो आप इसको गिनेंगे यदि तो ये 98 आएंगे अंक दशमलव चिन्ह के बाद, और अगला यहाँ 1.3, इतने सारे शून्य, फिर वही। तो आप देखिए यदि हम 98 अंक प्रिंट करते हैं दशमलव के बाद, तो डबल और लॉन्ग डबल एक जैसे मान दे रहे हैं, लेकिन फ्लोट अलग दे रहा है। अब एक और उदाहरण लेता हूं मैं। तो इसी में कहता हूं कि आप कभी भी चर बिंदु या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पर निर्भर ना करें, क्योंकि समस्त वास्तविक संख्याएं 100% सटीकता से निरूपित नहीं की जा सकती। अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, अलग अलग चर ले लिए। न्यूमरेटर फ्लोट का न्यूमरेटर 22.0, फ्लोट डिनोमिनेटर 7.0। अब ये संख्याएं मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि जब हम पाठशाला में थे तो हमें बताया गया था कि पाई का मान याद रखने के लिए 22.7 याद रखो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक उसका मान 3.14 पाई के मान के बराबर होता है। तो यही मान हम फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल का प्रयोग करके करेंगे, और फिर बाद में जो मैंने फंक्शन लिखा है यहाँ पे डिवाइड, उसका भी प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने मान वही हैं, लेकिन इनको हमने संग्रहित कैसे किया है, निरूपित कैसे किया है, इधर फ्लोट में, इधर डबल में और इधर लॉन्ग डबल में। अब आप देखिए सब, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसके लिए देखिए आप, मैंने प्रिंट किया ये संख्याएं, ठीक है। ये अब मैं इसको आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए
यहाँ पर ये मैंने व्यंजक लिख दिया है। ये न्यूमरेटर भाग डिनोमिनेटर फ्लोट के लिए है, ये है न्यूमरेटर भाग डिनोमिनेटर डबल के लिए, और ये है न्यूमरेटर भाग डिनोमिनेटर लॉन्ग डबल के लिए। ठीक है, अब स्थान नहीं था तो इसलिए वो बाहर निकल गया। अब देखिए आप, मैंने यहां पर प्रिंट किया, कहां चला गया, यहां पर ये प्रिंट किया, और सब में मैंने बराबर सटीकता ली है, 100 स्थान, लेकिन दशमलव के बाद 98 अंक, इधर भी दशमलव के बाद 98 अंक, इस पे भी दशमलव के बाद 98 अंक। अब देखिएगा इसका परिणाम क्या आता है, ये देखिए आप, मैंने एक के नीचे एक प्रिंट कराया ताकि समझने में आसानी हो। ये देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ फ्लोट है तो 3.1428570 इस तरह से कर रहा है ये। ठीक है, और आगे ये चल रहा है, और इसके बाद सारे शून्य है। लेकिन देखिए डबल में इसने क्या किया, 3.142857 उसके बाद शून्य की जगह 1 है, 4285 ये अलग दे रहा है, और ये संख्या 1 2 5 के बाद में सारे शून्य है। और लॉन्ग डबल में क्या कर रहा है, 3.1428571428 इसके बाद देखिए यहां पर ये 7 है और ये 8 है। अब आप देखिए इसके बाद सारे अंक बदल गए। तो देखिए हमने 22/7 की ही गणना की है, लेकिन तीनों में परिणाम अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि हमने सटीकता भिन्न रखी है, और इसमें हमने रखी बराबर। तो हुआ क्या कि पहले फ्लोट में तो 32 बिट का निरूपण होता है, डबल में 64 का, लॉन्ग डबल में 128 का, इस तरह से। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि वास्तविक संख्याएं जब हम चर बिंदु निरूपण करते हैं तो उसके परिणाम पर निर्भर न करें, विश्वास न करें। दशमलव के बाद 6 अंकों तक या 5 अंकों तक तो सभी बराबर देते हैं, समान। लेकिन एक बात और रुचिकर है, अब जो मैंने फंक्शन लिखा था उसमें देखिए ये भी वही करेगा। ये क्या कर रहा है, 22/7 और 98 अंक दशमलव के बाद। तो अब इसने क्या किया ये देखिए आप, ये देख रहा है, देखिए 3.142857। अब इसी की पुनरावृत्ति करेगा, 3.142857 1428571 अनंत तक जाएगा। तो ये देखिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो सही तो यही है। आप 22 में 7 का भाग करें, आप करते चले जाएं, इस कभी समाप्त नहीं होगा और मान यही आएंगे। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो यही मान सही है, लेकिन 3 अलग अलग प्रारूपों में जब हमने देखा तो ये मान अलग अलग देता है। लेकिन यदि सटीकता कम करेंगे तो सारे एक जैसे देंगे। इसलिए मैं दोहराता हूं कि चरबिंदु प्रारूपण पर निर्भर ना करें। अब हम देखते हैं कैर यानी कैरेक्टर। ये देखिए आप CH, अब इसको मैंने कैरेक्टर स्थिरांक पर स्थिर लिख सकता था कि सिंगल कोट के अंदर कोई भी ASCII कोड लिखें तो वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझकर 65 लिखा। अब 65 यहां पर एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये कैर लिखा है। कैर का माप कितना होता है, 1 बाइट, और ये 1 बाइट के अंदर है। तो जब भी हम कैर डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे, तो हम यहां पर कोई भी पूर्ण संख्या लिख सकते हैं जो 0 से 127 दोनों को मिला के बीच में हो। और यदि हम इसको कैरेक्टर जैसे प्रिंट करेंगे जैसे हमने यहां किया है तो वो ASCII कोड प्रिंट करेगा, लेकिन यहां हमने %d कर दिया, तो यानी हम उसको 1 बाइट की पूर्ण संख्या मान रहे हैं। तो देखिए यहां पे मैंने रिपीट किया है, इसको पुनरावृत्ति की है। अब आप देखिए यहां पर ये प्रिंट हो गया, ये कैरेक्टर बराबर A और इंटीजर बराबर 65। अब ये पूर्ण संख्या है तो यह किसी भी गणितीय गणना में भाग ले सकती है। तो हम इसको %d लिख दें और इसमें यदि 2 जोड़ देते हैं तो मान आएगा 67। ये देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं, पढ़ने में आसानी होगी। अब मैं एक पूर्ण संख्या चर घोषित करता हूं DC, और उसको मान निर्धारित करता हूं, उसका मान 65। तो अब देखिए जब पूर्ण संख्या के रूप में हम प्रिंट करेंगे %d तो 65 देगा, लेकिन उसी
पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं कैरेक्टर की तरह प्रिंट करो, तो ये प्रिंट करेगा। ये देखिए आप 65 एक स्थान छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्थान हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर स्थान छोड़ा है, और उसके बाद प्रिंट कर देगा कैपिटल ए, क्योंकि आस्की कोड कैपिटल ए का 65 है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर इसको वापस इधर ही ले आता हूँ ताकि मैं इसको ऊपर देख के पूरा स्रोत प्रोग्राम आपको दिखा सकूँ। अब देखिए ये शॉर्ट, ठीक शॉर्ट है। अब मैं इसको वापस ले, अब यहां पर हमने क्या किया, आप ऐसे घोषित करेंगे शॉर्ट या शॉर्ट इंट, यहाँ इंट, सभी को मैंने समान मान निर्धारित किया सभी के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि यह 5 जितनी बिट्स का प्रयोग करेगा उससे अधिक यह 5 करेगा, और उससे भी अधिक यह 5 करेगा, और सबसे अधिक ये करेगा। और यह संकलक के जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कौन कितनी बिट्स लेता है। तो यहाँ पर मान वही है, लेकिन आंतरिक रूप से अलग अलग संख्या, बिट्स की अलग अलग संख्या होगी। अब जब हम इसका प्रिंट एफ करेंगे तो %hd, एक कॉमा दिया है मैंने तो मॉनिटर पर आ जाएगा। %d पूर्ण संख्या के लिए इंट के लिए है, %ld लॉन्ग इंट के लिए है, %LD लॉन्ग इंट के लिए है। तो इसका प्रयोग करके हमने जब प्रिंट किया तो ये देखिए ये 5 बार उसने 5 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है इस प्रिंट एफ में, ये मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है और बोलता भी है यहाँ पर कि आप टाइप करें शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, और लॉन्ग इंट आप प्रिंट कुंजी पटल पर टाइप करें। तो देखिए कैसे हम पढ़ रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से। अब ये देखिए स्कैनफ, आपको पढ़ना है HD शॉर्ट के लिए, %d इंट के लिए, %LD लॉन्ग इंट के लिए, और %LD लॉन्ग इंट। और देखिए इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं छोड़ा है, स्कैनफ में कोई स्थान नहीं छोड़ते, याद रखिएगा। और ये सभी क्रमशः इन चरों के पते हैं। अब ये इसको इसने प्रिंट किया तो कैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले यहाँ प्रिंट कर दें, चलिए हम वही मान प्रिंट उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए स्कैनफ क्या करता है कि वाइट स्पेस कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, टैब, एंटर कुंजी या न्यू लाइन कैरेक्टर पे पढ़ना बंद करता है। तो हम चारों मान एक ही पंक्ति में हम उपलब्ध करा सकते हैं। अब जैसे मैं एंटर कुंजी दबाऊंगा तो ये मान आ गए। देखिए इसको देखिए, ये यहाँ से इसने, हमने इनपुट में कॉमा या अर्धविराम नहीं दिए थे, हमने प्रिंट एफ में लिखे थे यहाँ, तो इसलिए अर्धविराम आ गया। अब आता है बूलियन, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बूलियन स्वयमेव सन्निहित आंकड़ा प्रकार नहीं है सी में, लेकिन सी 99 भाषा के मानक में मानकीकरण के बाद इसे एक सन्निहित आंकड़ा प्रकार मानने लगे। वैसे मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें एक stdbool.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती, जो कि मैंने आपको पहले बताया स्रोत प्रोग्राम में किया हुआ है। फिर भी चलिए पूर्णता के लिए इसका हम प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे बूल आरक्षित शब्द है, कुंजी शब्द है, TR एक चर है, उसको हमने TRUE ट्रू यानी सत्य, उसके लिए आंतरिक रूप से इसका मान होता है 1, और 1 के ही मान के रूप में संग्रहित होगा। यहाँ पर FL मैंने कर दिया दूसरा चर, फॉल्स के लिए FALSE, छोटे अक्षर होंगे सी भाषा में, ट्रू के लिए TRUE छोटे, ऐसा नहीं कि आप बड़े अक्षर ले लें या छोटे बड़े का मिश्रण कर दें, ऐसा नहीं होगा। सारे अक्षर इसमें TRUE में छोटे होंगे, और ऐसे ही फॉल्स में छोटे अक्षर होंगे। फॉल्स के लिए 0, लेकिन इसके लिए चूंकि अलग से कोई प्रारूपण अक्षर नहीं होता है, तो और आंतरिक रूप से यह पूर्ण संख्या ही है, तो इसलिए हम %d या %u का प्रयोग कर सकते हैं। तो %d मैंने प्रयोग किया है और एक स्थान छोड़ा है, और TRFL का मान है जब हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिएगा वो 1 और 0 ही प्रिंट करेगा। अब चूंकि वो आंतरिक रूप से तो पूर्ण संख्या है,
तो किसी भी गणितीय गणना में ये भाग ले सकती है। तो चलिए उदाहरण के लिए मैंने यहाँ किया TR में 7 जोड़ दिया, तो मान क्या आना चाहिए 8। ये देखिए आप, इसका मान 8 आ गया। अब देखिए आपको मैं फिर इसको साफ कर देता हूँ और अब बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, अब अनसाइंड शॉर्ट ऐसे हम इनकी घोषणा करेंगे। स्थान कम पंक्तियां लगे इसलिए मैंने, देखिएगा आप, अर्धविराम के बाद ही दूसरा मैंने कथन लिख दिया है। अनसाइंड लॉन्ग ऐसे हम घोषित करेंगे, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग ऐसे करेंगे, ठीक है, ULL, ठीक है। अब इसको हम यहां पढ़ रहे हैं, वापस इधर ही चला जाता हूं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है स्कैनर कि हम ये अनसाइन मान है वो पढ़ना है हमें, कोई हमें चिन्ह नहीं चाहिए, ऋण संख्याएं नहीं होंगी। तो %HU शॉर्ट के लिए, %U अनसाइन शॉर्ट के लिए, और %U अनसाइन इंट के लिए, छोटा LU अनसाइन लॉन्ग इंट के लिए, बड़ा L छोटा u अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब प्रिंट हम वो मान कर देंगे, तो यहां वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो चलिए हम वही मान फिर से दे देते हैं, 5 5 5 5। ये देखिए उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहां पर उसने वो मान प्रिंट कर दिए। अब देखिए हम वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन, अब ये हमने 0.1E2, इसका मतलब है 0.1 गुणित 10⁻², ये हम कहना चाहते हैं। या इधर डबल हम कर देंगे 0.1E-2 यानी 0.1 गुणित 10⁻²। यहां पे है लॉन्ग डबल में 0.52E2, यहां पे छोटा ई लिखो चाहे बड़ा ई, उसका अंतर नहीं होता, सिर्फ प्रिंट करने में वो बड़ा अक्षर या छोटा अक्षर ई लेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि यहां पर इसको कर दिया है, प्रिंट किया, तो %E फ्लोट के लिए है, ठीक है, %LE डबल के लिए, और अपर केस लेटर L और E। अब यहां यह मत सोचना कि कैपिटल L अपर केस L है तो यहां पे E भी कैपिटल E ही होगा, उसको आप छोटा E भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहां पर मैंने सटीकता निर्धारित की है कि भाई 10 स्थान लो, लेकिन दशमलव के बाद 8 अंक होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर उसने कैसे प्रिंट किया है, ये देखिए 1 दशमलव, ये देखिए स्वयमेव ही 6 अंक उसने लिए, हम क्योंकि हमने यहां कुछ लिखा नहीं था। यहां पर LE है डबल के लिए, तो 1.6 अंक, E यानी 10⁻³ कर दिया उसने। देखिए आप इसको ऐसे लिखता है, एक तो लिखेगा ही वो, उसने स्वयं में भी, क्योंकि ये क्षरबिंदु संकेतन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको इसने ऐसे प्रिंट किया। अब यहां पर हमने लिखा था 0.52 10⁻², तो उसने क्या किया 5.2 लिखेगा, और दशमलव के बाद 8 अंक होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हमने अपर केस E लिखा था, तो कैपिटल E धन 10⁻1। सो हमने लिखा 0.52 था, लेकिन चूंकि 10⁻2 भी से हमने गुणा किया था, तो यह यहाँ पे क्या करता है 5.2, यानी पूर्ण संख्या के दशमलव के पहले एक अंक तो लिखेगा ही वो, उसके बाद दशमलव का अंक चिन्ह, और उसके बाद बचे हुए 8 अंक, तो इस तरह से वो 10 होते हैं यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम किस तरह से सन्निहित आंकड़ा प्रकार हम C प्रोग्रामिंग भाषा में कुंजी पटल से पढ़ सकते हैं और कैसे हम लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।